हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक्स के बारे में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो भाई साहब, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की आपकी अराउंड 6 to 7 क्लास जाएंगी, जिसमें हम आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस को कवर करेंगे। उनकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन किस प्रकार से काम करता है, एंड कहाँ से आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता है, यानी कि आपका जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये जो लेक्चर होगा थोड़ा आपका बेसिक लेक्चर होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोर्सेस के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ बेसिक बातें यहाँ पर जानेंगे। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो, ऐसा भी आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर भी दो शब्द आपके कौन कौन से हैं वो चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करो। पहला शब्द है आपका इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जल रही है ना, जो लाइट्स है, वही इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर बात हो रहा है। एंड यहाँ पर दूसरा शब्द है आपका फोरेसिस। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, और यहाँ पर जो मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है, और हम जो मूवमेंट कराते हैं वो पोर्स के थ्रू करवाते हैं। यानी कि फोरेसिस का पूरा मतलब होता है मूवमेंट थ्रू द पोर्स। ठीक है ना, यानी कि जो मूवमेंट होती है वो आपकी पोर्स के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपका फोरेसिस यानी कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट कौन कर रहा है? तो जो मूवमेंट कर रहा है वो कर रहा है आपका सैंपल। वो कौन कर रहा है? वो आपका कर रहा है सैंपल। और ये जो सैंपल है, सैंपल आपका किसके बेस पर मूवमेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर आपका जो है मूवमेंट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि आपका कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड क्या होता है अभी बात करेंगे, किस पे कौन सा चार्ज होता है अभी आगे देखने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जो सैंपल है वो आपका इलेक्ट्रोड के बेस पे, यानी कि इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं एंड सैंपल आपका जो है मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मूवमेंट हो रही है तो सैंपल के ऊपर आपका चार्ज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, जिस सैंपल के ऊपर चार्ज है उसी को आप मूवमेंट करवा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना, उसी को आप मूवमेंट करवा सकते हो। वो चार्ज आपका कैटायन हो सकता है, वो चार्ज आपका अनायन हो सकता है। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोसिटी का जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिटी है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट बाई इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो आपका सैंपल है वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल है उसके ऊपर चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि आपका सैंपल अगर कोई है तो उसके ऊपर चार्ज हो, इस बात को आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू किसी भी सैंपल में जो भी आपके चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनको सेपरेट किया जाता है। एंड ये जो सेपरेशन होता है ये आपका जो है बेस्ड होता है सबसे पहले चार्ज पे, यानी कि आपका चार्ज किस प्रकार का है, फिर आपका साइज पे, आपका साइज किस प्रकार का है, आपका पीएच पे डिपेंड करता है कि पीएच कैसा है, एंड सैंपल की ज्योमेट्री कैसी है, सैंपल का शेप कैसा है। इन बातों पे ये आपका निर्भर करता है। इसी के कारण इसकी जो जो आपका सैंपल होता है, कहीं पर आपको स्लोली रन से आपको रनिंग करता हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको फास्ट वे में आपको रनिंग करता हुआ मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपने सैंपल को इलेक्ट्रिकली रन करवा सकते हो। रन करवाने के बाद आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है सैंपल अलग अलग मिलेंगे। जैसे आप दौड़ करवाते हो ना, तो कोई कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई बीच में रह जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है आप अपने सैंपल को सेपरेट कर लोगे। यहाँ पर आप अपने जो है स्पेसिफिक सैंपल को सेपरेट करते हो। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए फिजिकल एनालिसिस विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का सेपरेशन होता है, बट ये जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, या तो कैटायन हो या फिर अनायन हो, इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में एनोड कैथोड होते हैं उनको बोला गया है इलेक्ट्रोड। यानी कि जो कैथोड एंड एनोड होते हैं उनके बेस पर जो आपके एक्वायरिंग चार्ज कंपाउंड है उनको सेपरेट
किया जाता है। अभी मैं आपको आगे डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, तो वरी करने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका माइग्रेशन देखने को मिलता है। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वे माइग्रेशन करते हैं। इस माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? माइग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से आपका दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सिंपल सा आपका माइग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जा कौन रहा है? जिसके ऊपर चार्ज होता है। थ्रू ए सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पर जो ये जाते हैं, यानी कि एक जगह से जो दूसरी जगह जा रहे हैं, ये एक आपका किसके बेस पर जा रहा है? तो याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगे हुए हैं, आपका कैथोड एनोड लगे हुए हैं, जिसके लिए ये आपका जो है मूवमेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर मैं आपका बायोलॉजी में लेकर के चलूं, तो बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे सैंपल होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है? तो जो आपके न्यूक्लिक एसिड है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में आपके क्या क्या होते हैं? डीएनए प्लस आरएनए। जो डीएनए होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, एंड जो आपका आरएनए होता है उस पर भी आपका निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। जबकि जो आपका अलग चीजें हैं जैसे कि प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन पे आपने देखा होगा एसिडिक प्रोटीन भी होती है, बेसिक प्रोटीन भी होती है। तो इस पे आपके दोनों प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, जिसके बेस पे ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफोर्सेस है, इलेक्ट्रोफोर्सेस में हम क्या काम कर सकते हैं कि मान लो आपके 100 टाइप के डीएनए थे, 100 टाइप के डीएनए थे या फिर डीएनए फ्रेगमेंट थे, तो उन डीएनए फ्रेगमेंट को आप आइसोलेट कर सकते हो, उनको आप सेपरेट कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। यही सेम काम आपका आरएनए के साथ में भी होना है। मान लो आपके 50 प्रकार के आरएनए थे, जो कि इन आरएनए में क्या होता है कि इनकी जो लेंथ होती है, जो इनके फ्रेगमेंट होते हैं, वे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके बेस पर आप इनको जो है सेपरेट कर सकते हो, इनको प्यूरिफाइड करके अलग कर लोगे, एंड आपको इनकी अमाउंट वगैरह भी पता लग जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको क्या क्या बताता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके सैंपल को आइसोलेट कर रहा है, यानी कि आपके सैंपल को पृथक्करण कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना? इस बात को याद रखना। बाकी जो फर्दर फिनोमिना होता है, जैसे कि फर्दर फिनोमिना बीएनटीआर वगैरह होता है, जब मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि आप डीएनए को कैसे पहचान सकते हो, किस प्रकार से आप आगे डीएनए को जो है लेकर के जा सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रख लेना। देखो गाइस, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है? सबसे पहले मैंने आपको माइक्रोस्कोपी पढ़ाया, देन मैंने आपको उसके बाद पीसीआर पढ़ाया, टोटल पीसीआर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया। तो इन सभी के यूज मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि काफी सारी टेक्निक्स ऐसी होती है कि जिसमें आपके मल्टीपल ये टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ले लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपका क्रोमेटोग्राफी भी आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आता है, पीसीआर भी आता है। तो मैं आपको जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा, यानी कि हम देखेंगे किसी क्रिमिनल को, हम डिस्कवर करेंगे किसी क्रिमिनल को, या फिर अगर पेरेंट्स टू चाइल्ड हमको पता लगाना हो कि किस चाइल्ड्स के कौन से पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। तो मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही बताने वाला हूँ। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, एप्लीकेशन होता है एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी, ठीक ठीक है ना? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आयन दैट्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, यानी कि यहाँ पर एनोड एंड कैथोड की बात की गई है, टेंड टू द ट्रेवल टुवर्ड द इलेक्ट्रोड्स दैट बियर द अपोजिट चार्ज। किस प्रकार से होता है वो चीज यहाँ पर देखने की यहाँ पर आप कोशिश करो, ठीक है ना? मैं ही आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ स्पेसिफिक वाला। यहाँ पर क्या है, मान लो आपका जो है यहाँ पर मैंने कोई सी प्लेट बना दी है, ये आपकी यहाँ पर मैंने प्लेट बना दी है। अब इस प्लेट, इसको प्लेट समझो या फिर कुछ भी समझो, इसको एक ट्रे समझ लो, ठीक है ना? ये आपकी क्या है? ये आपकी एक ट्रे है। अब इस ट्रे में क्या है कि मैंने इधर की साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर आपका एनोड लगा दिया, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर आपका एनोड लगा दिया, एंड यहाँ पर इसका दूसरा सिरा जो है, यहाँ पर आपके वोल्टेज है जो कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, एंड दूसरी साइड में मैंने आपका निगेटिव चार्ज लगा दिया जो कि आपका कैथोड होता है, जो कि आपका क्या होने वाला है? कैथोड होने वाला है, ठीक है ना? अब इस ट्रे में मैंने क्या काम किया, बीच में आपके कुछ सैंपल रख दिए, बीच में मैंने आपके कुछ सैंपल रख दिए। इस सैंपल में आपका मान लो यहाँ पर या तो हो सकता है डीएनए, डीएनए हो सकता है, या फिर आपका आरएनए हो सकता है, या फिर आपका जो है प्रोटीन हो सकती है, या फिर आपका जो है
प्रोटीन हो सकती है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि जो आपका डीएनए एंड आरएनए है, डीएनए एंड आरएनए पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं क्या है, याद रख लेना। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलेंगे। जबकि जो आपका निगेटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं गाइस आपका एन आयन। इसको क्या बोलेंगे हम, आपका एन आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि डीएनए किस नेचर का है, एन आयन नेचर का है। तो ये एन आयन नेचर का है, तो जो आपका डीएनए है, डीएनए पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ भागेगा, चूंकि एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है। एनोड आपका किस किस प्रकार का चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन कौन भागेगा, डीएनए भागेगा, आरएनए भागेगा, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, या फिर किस प्रकार का चार्ज है, उसके बेस पर ही ये आपका जो है मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। मान लो इस प्रोटीन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ, यानी कि बेसिक प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है। बेसिक प्रोटीन कौन कौन सी होती है आपकी, HRK, ठीक है ना। एसिडिक प्रोटीन कौन कौन सी होती है आपकी, यानी कि जो एसिड नेचर रखती है, किस अमाइनो एसिड की वजह से रखती है, D एंड E की, यानी कि ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट की वजह से वे रखती है। तो यानी कि अगर ये प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज हुआ, प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो वे किस ओर भागेंगे, निगेटिव यानी कि कैथोड की तरफ भागने वाले हैं। यानी कि जो आपका कैटायन है, यहाँ पर जो कैटायन है वो आपका कैथोड की तरफ जाएगा, एंड जो आपका अनायन है, जो आपका अनायन है वो यहाँ पर किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाने वाला है। आई बात समझ में, नॉर्मल सी कहानी थी जो कि आपको समझनी है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरी कंडीशन और बना रहा हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पर मैंने दोबारा से एक ट्रे बना दी, ठीक है ना। ये आपकी एक ट्रे है, अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, कोई आपको मैं इलेक्ट्रोफोर्सेस अच्छे से नहीं, मतलब आपको जो है पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं बता रहा, नॉर्मल केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पर क्या है, इधर की साइड में मैंने यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज जोड़ दिया। पॉजिटिव मतलब आपका जो है एनोड यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर आपका एनोड लगा हुआ है, एंड यहाँ पर ये आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इधर की तरफ आपका निगेटिव चार्ज है, इधर के साइड में आपका निगेटिव चार्ज है। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल क्या काम करूंगा कि आपका इस जगह पर मैंने आपका डीएनए रख दिया, मैंने आपके जो है डीएनए रख दिया, और यहाँ पर आपके अराउंड 20 टाइप्स के डीएनए थे, यानी कि 20 टाइप्स के डीएनए थे। जो कि देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो डीएनए है, डीएनए आपका निगेटिव चार्ज है, डीएनए निगेटिव चार्ज है, यानी कि सारे के सारे डीएनए आपके किधर की साइड में भागेंगे, इधर की साइड में मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो डिफरेंट टाइप के आपके डीएनए हैं, यानी कि 20 टाइप के जो डीएनए है, चार्ज तो इन पे सेम है। आपका चार्ज जो है वो चार्ज यहाँ पर आपका सेम होने वाला है, बट यहाँ पर जो लेंथ होती है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो यहाँ पर साइज है, साइज यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर साइज डिफरेंट है, जिसके बेस पे ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करेंगे। यानी कि कोई आपका यहाँ पर आकर रुक रहा है, कोई यहाँ पर आकर के रुक रहा है, जिसकी वजह से ये क्या काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम जो है सबसे पहले चार्ज के बेस पे, चार्ज आपका मान लो सबका निगेटिव आ रहा है, तो चार्ज के बेस पे कर रहे हैं। देन दूसरी बात, हम आपका साइज के बेस पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब आपका ऐसा हो कि चार्ज भी सेम हो एंड भाई साहब आपका साइज भी सेम हो, तब हम जाते हैं पीएच के बेस पे, ठीक है ना। तब हम जाते हैं पीएच के बेस में। और कभी कभी भाई साहब आपका ऐसा होता है, कंडीशन ऐसी होती है कि भाई साहब पीएच भी आपका जो दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स का सेम है, चार्ज भी सेम है, साइज भी सेम है, तब हम जाते हैं ज्योमेट्री, यानी कि शेप कैसा है, ठीक है ना। तब हम जाते हैं कि शेप किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप जो है सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर क्या है कि आपकी एक बैटरी लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। इधर की साइड में आपका एनोड लगा हुआ है, इधर की साइड में आपका कैथोड लगा हुआ है। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है, कैथोड आपका निगेटिव चार्ज रखता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको मैंने आपका एक डिप कर दिया है एक ऐसे सॉल्यूशन में। ये मान लो आपका सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के कंपाउंड्स थे, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड आपके जो जो कंपाउंड्स आपके निगेटिव चार्ज के होंगे वे पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड जो कंपाउंड्स आपके पॉजिटिव चार्ज के थे वे आपका निगेटिव चार्ज की तरफ आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सी कहानी है जो कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में समझाई जाती है। बस यही चीज आपको देखना है। यहाँ पर देखो मैंने और भी आपके लिए समझाने के लिए
रखा है। मान लो यहाँ पर ये आपकी ट्रे है, ठीक है ना, ये आपकी जो है ट्रे बनी हुई है। इस ट्रे में मैंने आपका क्या काम करा, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस को रख दिया, यानी कि जहां पर जिस पे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाते हो वो मैंने आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस रख दिया। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ है कि मान लो यहाँ पर मैंने इन बिटवीन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका इधर की साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि आपका जो है एनोड जोड़ दिया, एंड इधर की साइड में मैंने आपका कैथोड जोड़ दिया, ठीक है ना, इधर की साइड में मैंने कैथोड जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि बफर भी यूज होते हैं, ठीक है ना, तो आपके 4 से 5 टाइप के याद रख लेना, 4 से 5 टाइप के बफर यूज होते हैं, इस बात को भी याद रख लेना। बफर्स को मैं आपको अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका एग्रोस जेल होता है, पॉलीएक्राइलेडमाइड जेल होता है, उनके लिए कौन कौन से बफर का यूज किया जाता है, कहां पर कौन सा बफर यूज होता है, वो भी बात मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपके ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के लिए आपका जो है डिफरेंट टाइप का बफर यूज होता है। जो हम यहाँ पर सैंपल पुट करेंगे, सैंपल के लिए एक दूसरे टाइप्स का बफर यूज होता है। तीसरी बात, जहां पर ये आपकी प्लेट पूरी की पूरी यानी कि पूरी की पूरी आपकी जो है बफर में होगी, उसके लिए जिसको हम रनिंग बफर भी बोल देते हैं, उसके लिए एक आपका दूसरे टाइप का बफर यूज होता है। अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली सैंपल आरएनए ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका डी नेचर बफर का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बफर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात समझने की कोशिश करो कि मान लो भाई साहब यहाँ पर आपका डीएनए रखा हुआ है, आरएनए रखा हुआ है, प्रोटीन रखी हुई है, एंड यहाँ पर आपका क्या क्या जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड, एंड यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका एनोड जोड़ दिया गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जो कि निगेटिव चार्ज रखते होंगे, जैसे कि आपका डीएनए, जैसे कि आपका आरएनए। जबकि यहाँ पर जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये आपका निगेटिव की तरफ आपका मूवमेंट करेगा, जबकि अगर इस पे निगेटिव चार्ज हुआ तो ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका मूवमेंट करने वाला, ठीक है ना। ये मैंने एक नॉर्मल डायग्राम आपके लिए बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेपरेशन हो रहा है, सबसे पहले जो सेपरेशन हो रहा है वो चार्ज के बेस पे सेपरेशन हो रहा है, यानी कि एक तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज वाले, एक तरफ आपके निगेटिव चार्ज वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर चार्ज के बेस पे सेपरेशन हो गया, हमको पता है सारे एक जगह जा रहे हैं। फिर हम करते हैं साइज के बेस पर, ठीक है ना, क्योंकि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं, तो यहाँ पर साइज के बेस पर आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फ्रेगमेंट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशन मिल जाती है, जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको बाद में प्यूरिफाइड कर सकते हो, फिर उनका अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत कुछ आप आगे जा करके कर सकते हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो, जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है, यानी कि जो आपका सैंपल है, सैंपल किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सैंपल किस वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वी से आगे जा रहा है, वही चीज आपको देखनी है। तो जो वेलोसिटी है किसी भी सैंपल की, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, यानी कि एक तो साइज क्या है, एक तो आपका साइज क्या है, आपका चार्ज क्या है, आपका चार्ज क्या है, एंड हम जो है किस पोर से, यानी कि जो आपका मीडियम है, जो आपका मैट्रिक्स है, किस मैट्रिक्स से गुजार रहे हैं, यानी कि वो आपको रेसिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी ये आपका जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो v होता है, यानी कि वेलोसिटी है किसी भी सैंपल की, वो क्या होती है क्यू ई बटे एफ। यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू आपका, यहाँ पर देखो क्यू आपका चार्ज है, यानी कि पहले समझो कि v जो है वो आपकी वेलोसिटी है किसी भी सैंपल की। ई क्या है, ई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वोल्ट में होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली यहाँ पर आपका 5 वोल्ट के आसपास हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। क्यू क्या है, क्यू आपका यहाँ पर नेट चार्ज है, ठीक है ना। क्यू यहाँ पर क्या है, नेट चार्ज है मॉलिक्यूल पे। एंड इसके बाद एफ क्या है, एफ यहाँ पर आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, विच डिपेंड अपॉन मास एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि थोड़ा सा इस फ्रिक्शन को देखने की कोशिश करो। ये जो फ्रिक्शन है ये आपका डिपेंड कर रहा है मास पे एंड शेप पे, ठीक है ना। मास पे एंड शेप पे ये आपका डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को मैं यहाँ पर एफ लिख रहा हूं। एफ बराबर हमारा क्या होता है 6 पाई ईटा एन आर। ये जो आर है ये हमको बताता है मास, यानी कि रेडियस बताएगा। ये आपको क्या काम बताएगा,
जो आपका आर है ये आपको आयनिक रेडियस देगा, यानी कि कोई सा मॉलिक्यूल कितना बड़ा है कितना छोटा है ये हम रेडियस देख करके पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये होती है आपकी आर। यहाँ पर ईटा क्या है, ईटा होती है आपकी विस्कोसिटी मीडियम, यानी कि जिस फोर्स के थ्रू ये आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी ईटा 6 पाई ये आपकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो आपको इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है 6 पाई ईटा। तो यहाँ पर हम क्यू ई में यानी कि वेलोसिटी में आपका एफ का मान रखेंगे। जब हम आपके एफ का मान यहाँ पर रखेंगे, एफ का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, v बराबर क्यू ई एफ का मान रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई ईटा आर, यानी कि पूरा फॉर्मूला आपका ये हो गया जो कि वेलोसिटी का होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका कुछ मान कांस्टेंट होता है, कुछ मान यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसको हम जो है फर्दर आपका एक कांस्टेंट आपको पता होगा, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होता है, आप कितना भी ऊपर नीचे करो वो आपका कांस्टेंट ही होने वाला है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या चीज कांस्टेंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपका जो है कांस्टेंट होता है। 6 पाई ये भी आपका जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि ये मान आपका जो मैंने आपका कवर किया है ये आपका कांस्टेंट है। यानी कि फर्दर हमको क्या मिल रहा है, v बराबर क्यू अपॉन आर ही मिल रहा है, क्यू आपका क्यू अपॉन आर ही मिल रहा है। यानी कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है आपके चार्ज पे, यानी कि जो मॉलिक्यूल का चार्ज है, चार्ज कैसा है, एंड जो आपका आर यानी कि रेडियस यानी कि मास यानी कि साइज कैसा है, यानी कि चार्ज अपॉन मास पे यहाँ पर आपका जो है डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो कि आपका जो है वेलोसिटी यानी कि किसी भी आपके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड होती है कब ज्यादा होगी, जब उस पे चार्ज ज्यादा होगा, तब स्पीड आपकी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपका जो साइज जितना छोटा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का वो उतने ज्यादा स्पीड से भागेगा। यानी कि यहाँ पर आपका हो सकता है v बराबर 1/, साइज, यानी कि यहाँ पर साइज भी मैटर करता है, ठीक है ना। मोटा पतला आपको देखना पड़ेगा, तो साइज भी यहाँ पर आपका मैटर करता है। तो अब सब बात आपके समझ में आ गई कि किस प्रकार से चार्ज वेलोसिटी के लिए मैटर कर रहा है एंड साइज किस प्रकार से मैटर कर रहा है। इतनी बात समझ में आई है ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो जो फाइनली है, जो वेलोसिटी है, जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है चार्ज पे एंड आपका मास पे यानी कि रेडियस पे यानी कि साइज पे। यहाँ पर क्या होता है, मान लो मैं आपको आपके लिए छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आपका जो है ये मॉलिक्यूल है, इसका साइज है आपका इतना, आर दे दिया हमने साइज, ठीक है ना। जो कि आपकी रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी आपकी रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर कोई सा चार्ज होगा, मान लो यहाँ पर मैंने आपका जो है कैथोड लगा दिया एंड यहाँ पर मैंने आपका एनोड लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एनोड लगा दिया, तो एनोड मतलब ये आपका मैंने लगा दिया, ठीक है ना। आपका पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो है इधर से मैं पॉजिटिव बोलूंगा और लिखा जाएगा कुछ और, तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने पहले बता दिया आपका एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ठीक है ना। भूल जाओ तो कैटायन एंड अनायन से आप याद रख सकते हो। कैटायन आपका जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है, अनायन आपका निगेटिव चार्ज का होता है। तो जो कैथोड होगा वो आपका निगेटिव चार्ज रखेगा, यानी कि ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है। एंड ये आपका जो है एनोड होने वाला है, ठीक है ना, एनोड होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, मान लो एक आपका मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इसकी जो रेडियस है वो आपकी इतनी है। अब यहाँ पर क्या है कि इनके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर है, ठीक ना, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ये आपके कैटायन नेचर रख रहे हैं, तो ये आपका कैथोड की तरफ भागेंगे। जब ये मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो आपके जिसका साइज जितना कम होगा वो उतनी आगे निकल जाएगा, सेम टाइम की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जिसका साइज आपका छोटा रहेगा
वो आपका जो है अभी तक यहीं पर पहुंचेगा, यानी कि आपका जो है आपका जो है शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर पाएगा, ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर पा रहा है, तो इसलिए आपका चार्ज याद रख लेना। इसलिए आपका क्या है कि जो चार्ज है वो भी आपका यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, एंड जो आपका साइज है वो भी यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? यही चीज होती है कि जो चीज जितनी पतली होगी वो चीज उतनी आगे बढ़ जाएगी, एंड जो चीज जितनी भारी होगी, जो चीज जितनी मोटी होगी, वो बीच में ही रुक जाएंगे। यानी कि दो आदमी है, एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है, दोनों का जो साइज है वो आपका, साइज का मतलब है जो दोनों की लेंथ है, लेंथ यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। लेकिन जो साइज है, एक मोटा है एक पतला है, बट लेंथ यहाँ पर सेम है। तो जो पतला है वो तेज करके भाग जाएगा, जो मोटा है वो स्लोली स्लोली भागेगा। बस यही चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। यानी कि इलेक्ट्रोफोर्सेस में आपने क्या देखा कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज का अगर आपका लगा हुआ है तो इसकी तरफ आपका निगेटिव चार्ज आएंगे, निगेटिव चार्ज लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज आने वाले हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर क्या था कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जब हमने यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड किया, ये विदाउट चार्ज था, याद नहीं कि केवल हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, चार्ज नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही हमने चार्ज दिया तो हमें पता लग गया कि भाई साहब ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये निगेटिव यानी कि आपके अनायन रख रहे थे, इसलिए ये आपका एनोड की तरफ चलेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी पता लगा सकते हो, यही आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या काम होता है, ये चीज बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे नहीं याद रख पाते, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। देखो अब हम देखेंगे द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ एन आयन ऑन इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो आपका सैंपल होता है, जो सैंपल मॉलिक्यूल्स है वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो सैंपल के ऊपर नेट चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जितना ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा, याद रखो, जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतनी फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। साइज, मास एंड शेप ऑफ पार्टिकल, जिसका साइज जितना कम आपको जो है फास्टनेस देखने को मिलेगी, साइज अगर ज्यादा है तो आपको फास्टनेस देखने को नहीं मिलेगी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यानी जो एनोड कैथोड बना हुआ है उस पर हम कितना चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपका डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडिया, यानी कि सपोर्टिंग मीडिया में हम आपका सॉलिड ले रहे हैं, सेमी सॉलिड ले रहे हैं, सेमी सॉलिड में भी आपका जेल ले रहे हैं, जेल में भी आपका या तो पेज ले सकते हैं, पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा, वैसे तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है, यानी कि आपके जो है, देखो जो सपोर्टिंग मीडिया है मैं आपको आगे ही बताऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर रहा। फिर इसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो भी हमको आपका एक नॉर्मल कंडीशन में रखना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको एक रूम टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। कुछ फैक्टर होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो कि आपको जानने चाहिए। जो सैंपल होता है, सैंपल पे जो चार्ज होता है, चार्ज जितना ज्यादा है आपकी मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। साइज अभी अभी बताया कि साइज जितना कम उतनी मूवमेंट आपकी ज्यादा होनी चाहिए। शेप, शेप आपका जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, याद रखो, शेप में जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी, जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी वो उतनी तेज मूवमेंट करेगा, जिसकी कॉम्पैक्शन आपकी जो है बहुत ज्यादा, यानी कि आप जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि अगर कोई सुपर कोइल्ड है, जैसे कि डीएनए है, डीएनए अगर आपका सुपर कोइल्ड में आपका प्रेजेंट है तो उसकी मूवमेंट ज्यादा होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप को कॉम्पैक्ट करके रख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर आप वोल्टेज प्रोवाइड करवा सकते हो, बेसिकली आप जो है यहाँ पर करंट प्रोवाइड करवा सकते हो। एंड एक होता है आपका रेसिस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है ओम्स, ठीक है ना। यहाँ पर रेसिस्टेंट क्या काम करेगा, जो आपका मॉलिक्यूल का मूवमेंट है उस पे जो है उसको जो है बंद करेगा, यानी कि रेसिस्ट करने का काम करता है, यानी कि जो माइग्रेशन है उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। माइग्रेशन को आपका डिक्रीज करेगा। अगर रेसिस्टेंट इंक्रीज होगा तो माइग्रेशन आपका जो है डिक्रीज होने वाला है। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर बफर है, तो बफर याद रख लेना, बफर के लिए जो हम इलेक्ट्रोड के लिए बफर यूज कर रहे हैं वो बफर आपका अलग होता है। जिस जिस बफर में यानी कि जो सैंपल दे रहा है
उसमें भी हमको एक बफर अलग से मिलाना पड़ता है, वो बफर आपका अलग होता है। जहां पर आपकी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट रखी हुई है वहां पर एक दूसरे टाइप का बफर यूज कर रहे हैं, वो बफर आपका अलग है। अगर सैंपल आपका आरएनए हुआ तो आरएनए के अंदर एक क्वालिटी होती है कि भाई साहब वो डीनेचरेशन हो, मतलब वो क्या होता है कि आपका जो है दूसरे आरएनए से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके कॉम्पैक्शन दिखाता है, तो उसके लिए डीनेचुरेशन का यूज करते हैं। तो डीनेचुरेशन बफर अलग से होता है। तो आपके 4 से 5 बफर होते हैं जो कि यहाँ पर यूज होते हैं। जब इनकी एप्लीकेशन आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। फिर जो आपका सपोर्टिंग मीडियम होता है, सपोर्टिव मीडियम में क्या होता है कि कुछ आपके एडजॉर्प्शन शो करते हैं एंड कुछ आपके इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस शो करते हैं। देखो भाई साहब मैं थोड़ा सा बता दूं, जो आपके सपोर्टिव मीडिया होते हैं वे आपके जेल टाइप का होता है स्पेसिफिकली, ठीक है ना। किस टाइप का होता है? जेल टाइप का होता है, जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका एग्रोस जेल, इसी के बेस पे आप पढ़ते हो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। बात करेंगे आगे कि किस चीज का मिलकर बना होता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डीएनए की स्टडी ज्यादा क्यों करी जाती है, आरएनए की स्टडी क्यों नहीं करी जाती है। दूसरा होता है आपका पॉली एक्राइल एमाइड, ठीक है ना। पॉली एक्राइल एमाइड ये भी आपका एक सपोर्टिंग मीडियम की तरह प्रोवाइड कराता है। इसी के बेस पे गाइस हम देखेंगे कि आपका पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार से होता है, जिसको हम पेज बोल देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है एग्रोस जेल एंड पॉली एक्राइलेमाइड जेल में, तो हम इसको बाद में ही देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जहां पर जो मूवमेंट होती है केवल और केवल मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट होती है, यानी कि जो आपका सैंपल है केवल और केवल सैंपल की ही मूवमेंट हो रही है। दूसरा आता है आपका मूविंग बाउंड्री एंड इसी को हम बोलते हैं फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल होता है वो तो आपका मूव करता ही है, जो सैंपल होता है वो तो मूव करता ही है, लेकिन जिस मैट्रिक्स पे हम दे रहे हैं, जिस मीडियम पे हम दे रहे हैं, वो मीडियम भी यहाँ पर मूवमेंट करता है, यानी कि दोनों चीज की आपकी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सिंपल सा है, वो मैं आपको समझा दूंगा, एक क्लास लेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या क्या देखने को पड़ोगे, अगर जो मैट्रिक्स यानी कि जो जेल है अगर वो आपका एग्रोज हुआ, जेल अगर एग्रोज हुआ तब आप पढ़ोगे जेल, यानी कि तब आप पढ़ोगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि स्पेसिफिकली डीएनए के लिए यूज होती है, आरएनए के लिए भी यूज होती है वही, और थोड़ी मात्रा में अगर आपकी प्रोटीन अगर मोलिकुलर वेट ज्यादा है तब हम आपका एग्रोस जेल का ही यूज करते हैं। दूसरा यहीं पर आ जाता है जेल में आपका पॉली एक्राइल एमाइड, यानी कि ये भी एक प्रकार का जेल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पॉली एक्राइल एमाइड जेल होता है, इसमें हम आपकी स्पेसिफिकली प्रोटीन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्योंकि यहाँ पर हम आपकी प्रोटीन की स्टडी करते हैं। देखो भाई साहब क्या होता है, हम पेज पढ़ेंगे, यानी कि पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फुल फॉर्म होती है। अब ये पेज जो होता है, ये पेज भी आपके 2-3 टाइप का होता है, जैसे कि एक होता है आपका एसडीएस पेज। अब एसडीएस पेज क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका नेटिव पेज। अब ये नेटिव पेज क्या होता है, किस प्रकार से एसडीएस से अलग है। एक होता है आपका ब्लू नेटिव, एक याद रखना, एक होता है आपका ब्लू नेटिव एसडीएस, ब्लू नेटिव पेज यानी कि ब्लू नेटिव पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इन सारी चीजों को हम देखने की बात देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे आपका। फिर इसके बाद इसी के अंदर थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपका कुछ मूविंग बाउंड्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या होता है। इसी के साथ साथ गाइज हम पढ़ेंगे आपका 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि आपका 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। और पढ़ेंगे हम पल्स, यानी कि जो आपका पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसको भी गाइज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो काफी सारे आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, एंड आपको मैं A to Z पढ़ाऊंगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ, कि आपको पता भी लगेगा कि किसके बाद आपका कौन सा मेथड आया एंड क्यों आया। वो चीजें आपकी, देखो एक होता है ना मैनर, एक आपको जो है सीरीज वाइज में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वो सीरीज वाइज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कैसा आएगा, फिर किसके लिए हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे सबसे पहले पेपर, याद रखना, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए बात करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस क्या होता है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है,
पॉलीएक्राइल एमाइड क्या होता है, यानी कि पेज क्या होता है, उसमें भी आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि एसडीएस पेज, नेटिव पेज, ये क्या होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आइए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आई होप आपकी समझ में इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक आया होगा कि यहाँ पर हम आपके सैंपल को जो है सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने के बाद फर्दर उनको आपका एनालाइज के लिए भेजते हैं, यानी फर्दर उनका मोलिकुलर वेट क्या है, ठीक है ना, उस प्रकार से हम आपका जांच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए मैं मिलता हूँ आपसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।